तो भरत पहले शुरुआत करते हैं आपके बचपन से। आपका बचपन कैसा था? ऐसा है कि मैं जब 12 साल का था, 8th स्टैंडर्ड में था, तभी मेरे फादर गुजर गए। मेरी माँ जो है वो घर गृहस्थी करती थी और एकाएक हमको बहुत बाधा आ गया पैसों का। हम लोग 4 भाई हैं लेकिन 3 जो हैं एकदम जुड़े हुए थे, तो पैसों का बाधा आ गया तो हमने सोचा कैसे करें। उस वक्त की बात है, हम लोग शम्मी कपूर, राजेश खन्ना, देवानंद, उनके फोटोज जो हैं बेचा किया करते थे। हाँ। ये हम लोग करते थे। हमारे पास एक सर्कुलेटिंग लाइब्रेरी था। हाँ। उन दिनों में रीडिंग बहुत पॉपुलर था। सो आगाथा क्रिस्टी के बुक्स, पेरी मेसन के बुक्स, जेम्स हैडली चेस के बुक्स, ये हम लोग रेंटल पे देते थे। हाँ। यानी लाइब्रेरी चलाते थे। लाइब्रेरी फुल स्विंग लाइब्रेरी चलाते थे, सर्कुलेटिंग लाइब्रेरी। डॉक्टर होने का कैसे सोचा? मैं जब एसएससी में था तभी सोचा मैं डॉक्टर नहीं बनूंगा। मुझे लगा कि एक जल्दी पैसा कमाना चाहिए, तो मैं रेडियो ऑफिसर करके एक कोर्स है। उन दिनों ओरिजिनल सर्टिफिकेट्स का इतना महत्व नहीं था, तो मैं जय हिंद कॉलेज भी ज्वाइन किया और रेडियो ऑफिसर्स भी ज्वाइन किया। फिर 1 साल के बाद वो रेडियो ऑफिसर्स में फर्स्ट आने के बावजूद मैंने उसे छोड़ दिया, यह सोच कर के मेरे दोनों भाई डॉक्टरी में हैं, मुझे भी डॉक्टरी में जाना चाहिए। तो 12th इंटर साइंस में ऐसा हुआ कि पैसे नहीं थे, चल के आते थे स्टेशन से, चल के जाते थे स्टेशन तक। अग्रवाल क्लासेस वॉज वेरी फेमस। ऑल माई क्लासमेट्स जॉइंड अग्रवाल क्लासेस। हमारे पास पैसे थे नहीं, तो मैंने सोचा मैं क्या कर सकता हूँ। तो मैंने सोचा बाकी लोग 10 घंटा पढ़ाई करते हैं, मैं 12 घंटा पढ़ाई करूँगा। तो लगातार पढ़ते फाइनली इन जय हिंद कॉलेज आई वॉज सेकेंड इन द यूनिवर्सिटी ऑफ बॉम्बे इन इंटर साइंस। अच्छा। बट हैविंग गॉट इन टू मेडिसिन आई क्रैश लैंडेड। मुझे लगा मैं गलत लाइन में आ गया हूँ। क्यों? एक किताब थी ग्रेज एनाटॉमी करके, तो उसमें अक्सर वो ऑप्टिक नर्व के ऊपर लिखा रहता था। मैं सोच रहा था ग्रे बंदा कर क्या रहा है यार, पेजेस के ऊपर पेजेस, एक नस के ऊपर पेजेस लिखते जा रहे हैं, ये बंदा खलास ही नहीं होगा। आई यूज्ड टू स्टार्ट फ्रॉम द फर्स्ट पेज, बाय द टाइम आई रीच द 15th पेज आई यूज्ड टू फॉरगेट एवरीथिंग। सो देन फर्स्ट MBBS में ऐसा हुआ, मैं ओरिजिनल्स की जरूरत थी नहीं, तो हमने क्या किया कि एक्सेलसियर के सामने, आई वाज इन JJ GMC, एक्सेलसियर के सामने देयर वाज द इंस्टीट्यूट ऑफ इंडियन कॉस्ट एंड वर्क्स अकाउंटेंट। I went and joined there. I did 6 months of that. अच्छा, cost accountancy. अच्छा. I did very well in that. अच्छा. But after that, I entered second MBBS. First MBBS में 50 का पासिंग था, मुझे 51 मिला, ग्रेस मार्क्स मिले, कैसे भी करके पास हुआ. In second MBBS, I had to enter the ward. हाँ. In first MBBS, there is no actual patient. Second MBBS में जब मैं वार्ड में घुसा, और वो जो दुख और दर्द JJ के वार्ड में जो हम लोगों ने देखा, लोग ज़मीन पर हैं, पेशेंट ज़मीन पर है, ओवर क्राउडेड हॉस्पिटल, आई समहाउ बॉन्डेड विद दैट पेशेंट बिकॉज आई हैड गॉन थ्रू अ लॉट ऑफ पेन। तो मैं अक्सर क्या होता था, मैं JJ वार्ड में जाता था, हम लोग अंताक्षरी खेलते थे, पत्ते खेलते थे, एक बार कैरम लेके आए, कैरम खेलते थे। उसको क्या बीमारी थी मुझे पता ही नहीं था, बिकॉज मैं तो अनपढ़ था ही था, आई वॉज जस्ट बेयरली स्क्रैपिंग। तो नॉलेज के पीछे हम गए नहीं, लेकिन इमोशंस जो है उस वक्त मेरे वो पेशेंट में अटक गए। सो दैट सेकेंड MBBS एंड थर्ड MBBS वाज सो डिफिकल्ट, पागल हो गया मैं। फाइनली आई पास्ड इन फर्स्ट अटेम्प्ट। या फर्स्ट अटेम्प्ट। आफ्टर दैट आई डिसाइडेड इनफ ऑफ स्टडीज, तो मैं वसई करके एक जगह थी, वहां पर मैं जनरल प्रैक्टिस चालू कर दिया। अच्छा। हाँ, प्रैक्टिस फ्लॉप हो गया। फ्लॉप हो गया? हाँ, फ्लॉप हो गया। हाँ. मैं डिप्रेस हो गया और मेरे भाई ने कहा चलो छोड़ो, अभी मेडिसिन ही छोड़ो, एक नॉन मेडिकल जॉब आपको दिलाता हूँ। तो नॉन मेडिकल जॉब उसने दिलवाया, विच गॉट मी 1500 रुपीज पर मंथ। क्या जॉब था वो? इट वॉज एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर इन अ कंपनी कॉल्ड इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एनर्जी मैनेजमेंट। MBBS होने के बाद मैनेजर इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एनर्जी मैनेजमेंट। ठीक है। हाँ, ये 1.5 साल तक चला। तभी मेरे क्लासमेट थे, मेरे एक सीनियर थे डॉक्टर भिमानी करके, उन्होंने कहा साइकेट्री में एक पोस्ट है। मैंने कहा देखो यार, मैं पढ़ाई से बड़ा तंग आ गया हूँ, एक बार मुझे वार्ड लेके जाओ, अगर वार्ड मुझे जमा तो मैं सीट लूंगा, नहीं तो नहीं लूंगा। ही टुक मी टू द वार्ड एंड दैट थिंग ऑफ बीइंग टेकन टू द वार्ड ऑफ अ साइकियाट्री डिपार्टमेंट इन JJ, आई फेल्ट आई हैड मेट ऑल द मिरर इमेजेस ऑफ माई लाइफ ओवर देयर इन द पेशेंट्स। मुझे लगा यही लाइन सही है, लाइन पकड़ ली। उस वक्त हाउसमैन की सैलरी जो थी 550 रुपीज़ थी। मैंने डॉक्टर भिमानी को बोला, मैंने देखो मैं 1500 की रुपये नौकरी छोड़ने वाला नहीं हूँ क्योंकि यहाँ 550 मिलने वाला। आई नीड द मनी वेरी बैडली। तो उन्होंने कहा फिक्र मत करो, मैं अटेंडेंस लगा दूंगा।
उसके बाद देयर इज अ पोस्ट विच वाज वेकेंट इन KEM ऑफ MD साइकेट्री. तभी मुझे लगा कि अब नॉन मेडिकल जॉब छोड़ देते हैं और ये पकड़ लेते हैं. जब वहाँ मैं गया तो मेरी पोस्टिंग एक MGM में हुई, एक कूपर हॉस्पिटल में हुई. कूपर हॉस्पिटल में क्या देखता हूँ कि मेरी क्लासमेट मेरी लेक्चरर है. शी इज़ द गोल्ड मेडलिस्ट MD साइकेट्री. अभी मैं पढ़ाई में वीक था ही था, मुझे लगा गोल्ड मेडलिस्ट है, लव अफेयर चालू हो गया. मैंने सोचा जब गोल्ड मेडलिस्ट से आप शादी करने वाले हो, पूरी जिंदगी गोल्ड मेडलिस्ट के साथ गुजारने वाले हो, तो वाई स्टडी. फाइनली MD में मैं फेल हो गया. MD में फेल हुआ तो हर फादर कॉल्ड मी एंड सेड दैट इफ यू डोंट पास द एग्जाम नेक्स्ट टाइम, सो सोच लो. एंड ही वाज द डायरेक्टर ऑफ मेडिकल एजुकेशन एंड रिसर्च. बड़ी पोस्ट पे, मैं छोटा आदमी. मैंने बोला सर मैं कोशिश करता हूँ, मैं पास हो जाऊँगा, देखते हैं. बहुत मेहनत की, बहुत मेहनत की, बहुत मेहनत की. आनंद ऑल्सो हेल्प मी आउट एट दैट टाइम. ब्रिलियंट फेलो. तो फाइनली आई पास्ड. आता तुझ्याकडे येतो स्मिता, तुम्हारे तरफ आता हूँ. आप पहले से ही ऐसे गोल्ड मेडलिस्ट वाली करियर वाली थी क्या? No, no, not like that. I came from a middle class background. My father was dean of medical colleges before. हाँ. So बहुत सारा transfers के कारण I have studied in different schools and colleges. हाँ. And finally because घर में सब लोग डॉक्टर थे, my brother, my father, my cousins, तो मैंने understood कि I'd become a doctor. Okay. But finally MBBS के बाद I got not very good marks to get medicine जो मुझे करना था. So finally I thought कि I'll do psychiatry. क्योंकि 4.5 years हम लोग सर्जरी और गायनेक और यही पढ़ते, तो आई वांटेड टू स्टडी कुछ अलग पढ़े. तो दिस वाज वेरी इंटरेस्टिंग कि साइकेट्री इज़ ऑल अबाउट द माइंड. इसके लिए मुझे लगा कि मुझे ये सब्जेक्ट लेना चाहिए. एंड वंस आई जॉइंड इट एंड आई इंटरेक्टेड विद द पेशेंट्स, आई एम वेरी वेरी हैप्पी दैट आई चोज दिस लाइन बिकॉज आई रियली लव इट. आप दोनों को तभी ये मालूम था क्या कि आपका प्रोफेशनल लाइफ कैसे शेप होने वाला है आगे? नहीं, आइडिया नो आइडिया. तो वो कैसा आ गया टर्निंग पॉइंट आपके करियर में? See, the turning point जो आया था is already been printed in the newspapers कि हमने when we were sitting and having tea in one restaurant, तो सामने there was one young boy जो गटर से पानी पी रहा था and he looked like he was muttering to himself, talking to himself कि वो मानसिक स्थिति में प्रॉब्लम था उसका. तो we felt bad that we should do something for him. तभी हमारा एक नर्सिंग होम था जहाँ 6 बेड ही थे. एंड चाय के बाद हम लोग जा कर के उसके साथ बात करने लगे. वी ट्राई टू टॉक टू हिम. वो ज़्यादा बात नहीं किया उसने. फाइनली वी ब्रॉट हिम टू द नर्सिंग होम और फिर उसका हम लोगों ने इलाज चालू किया. आफ्टर अराउंड 1 month ही स्टार्टेड स्पीकिंग वेरी फ्लुएंटली इन इंग्लिश. और उसने बताया कि उसने DMLT कोर्स किया था एंड ही हैड कम टू मुंबई जॉब के लिए. एंड देन ही डज नॉट रिमेंबर व्हाट हैपेंड. फिर उसने बराबर एड्रेस दिया और दैट टाइम देयर वाज नो मोबाइल, सो वी हैड टू टेलीग्राम टू द फादर. Father was a superintendent in Zilla Parishad in Kadapa. तो हम लोगों ने टेलीग्राम किया. आंध्र प्रदेश. Moment the father got the telegram, he came by flight. वो 6 महीने से बच्चे को ढूंढ रहा था and he was very happy to see him. Fine. This incident was so rewarding, so inspiring and so much thought provoking कि we thought that we should do something even on a small scale for these mentally ill roadside destitutes. And that was the birth of Shraddha. In 1988 was this first case of us. This first case. Yes. तो फिर नेक्स्ट स्टेप कौन सी होती है? The next step came, friends suggested that get it registered. We got it officially registered as a trust. उसके बाद ऐसा हुआ कि हम लोग का एक प्राइवेट पेशेंट था जिसका बेटा जो है, he was a student in JJ School of Arts at BT. So he said that my professor, who's a JJ School of Arts gold medalist, was on the road. उस वक्त हमारे पास गाड़ी नहीं थी, एम्बुलेंस नहीं थी, कुछ भी नहीं था. मैं और ये गए जहांगीर आर्ट गैलरी के सामने, वो बैठा था. उसको हम लोगों ने पटा करके लेके आए नर्सिंग होम में. इट इज सो सैड एंड सो डिप्रेसिंग दैट सच अ पर्सन एंड नोबडी इज लुकिंग आफ्टर हिम. हाँ. समाज जहांगीर आर्ट गैलरी से आ रहा है, जा रहा है, बट स्टिल नोबडी इज रीचिंग आउट टू हिम. इट वाज अ वेरी डिफिकल्ट केस. ही रिफ्यूज टू ईट. ही वाज कैटाटोनिक. राइस ट्यूब फीडिंग किया, 2 हफ्ते तक राइस ट्यूब फीडिंग चालू था. बहुत टाइम लगा उसको ठीक होते होते. लेकिन उसमें ऐसा हुआ कि द स्टूडेंट्स हु वर देयर, दे वर वेरी बॉन्डेड टू देयर लेक्चरर. सो दे यूज्ड टू कीप कमिंग वंस अ फोर्टनाइट. आकर के संडे को आकर के मिलते थे, ये है वो है. 6 महीने के बाद वो ठीक हुआ. वो ठीक हुआ तब स्टूडेंट से बोला, सर आपने इतना किया तो एक काम करो ना, जरा उसको एक जॉब भी वापस दिला दो ना. ही वाज ऑलरेडी वर्किंग. सो वी सेड ओके फाइन. आई and Dr. Bhimani and she went to Kumud Bansal, who was the Secretary of Education at that time.
शी सेड यस, कंसिडर इट डन ऑन ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड्स। अभी उन्होंने बोला हम लोग बाहर निकले तो थोड़ा पेपर वर्क करने का था। वो मंत्रालय के चारों तरफ घूमते घूमते 4-6 महीने वो पेपर वर्क करते करते निकल गए। हाँ। फाइनली उसको नौकरी मिल गई। नौकरी मिली तो उसके बाद उसके जो और कलीग्स थे जो आर्ट फ्रेटर्निटी, उन्होंने कहा एक फंड रेजिंग आर्ट एग्जीबिशन रखो। आई डिड नॉट नो एनीथिंग ऑफ आर्ट। आई टोल्ड देम, आई सेड आई डोंट नो एनीथिंग। बोला नहीं नहीं आप फिक्र मत करो, हम लोग नाम सजेस्ट करते हैं, somebody is painting, that painting will sell for big amount. And at that time in Jahangir Art Gallery, there was an artist called Manu Parekh from Delhi. He had shown a lot of interest in this boy. जो पेशेंट थे जो आप? पेशेंट थे, हाँ, ये पेशेंट जाकर के उसके एग्जीबिशन में हर एक पेंटिंग देखता था। मनु पारेख उसको खाना खिलाता था। ही वॉज वेरी रेस्पेक्टफुल। सो दे टोल्ड मी दैट मनु पारेख हैज गॉट हाई रिगार्ड फॉर हिम। मैं मनु पारेख को फोन किया, मैंने बोला मैं आऊँ क्या? बोला क्या काम है? बोला ऐसे ऐसे काम है। बोला आ जाओ। सो आई वेंट टू दिल्ली। Manu Parekh got impressed. And he said, wait, I'll ring up a few more people. He rang up Anjali Ila Menon, who was a very famous artist at that time. He rang up all the people. I went with this patient. The patient came with me till Delhi. अच्छा। तब दिल्ली में हम लोग को सब आर्टिस्ट जो थे उन्होंने अग्री किया। कृष्ण खन्ना था, ही अग्रीड। देन आई माई सेल्फ गॉट इंस्पायर्ड। मैंने मनु पारेख को बोला सर मैं एक काम करता हूँ, मैं यहीं से डायरेक्ट कलकत्ता निकल जाता हूँ। I actually shut down the practice totally, and from in that single tour, I went from Mumbai to Calcutta, Calcutta to Madras, Madras to Bangalore, Bangalore to Hyderabad, and all the artists, they saw this boy and they knew of this boy, ओ, and all of them contributed. We had 141 artists who had contributed for that fundraising art exhibition. It was a Oh. massive hit. अच्छा। और वो जो पैसा मिला, हाँ। उससे फिर पहली जगह ली। वो पहली जगह हम लोगों ने दहीसर में ली। हाँ। That was a small place. Correct. It was a 2-floor bungalow on a separate plot of land. अब उसके बाद ऐसा हुआ कि फाइनली जो लोग थे वहां पे उन लोगों ने ऑब्जेक्शन लिया। हाँ, यानी एक बाजू मदद की ये हाँ, लोगों ने, हाँ। लेकिन जब आपने शुरू किया तो लोकल लोगों ने आपको काफी दिक्कतें आपके सामने रखी। वो Yes. क्या थी? They had put up banners, 3 feet by 6 feet banners between buildings, hanging between buildings, क्या करके? कि welcome to Kandarpada, land of high-rise buildings, along with a mental hospital. ओ, मेंटल हॉस्पिटल कडे आमचा विरोध आहे, आम्हाला अजिबात नको मेंटल हॉस्पिटल. बर. Signature campaigns was going on. 1,000 people. Once I had gone to Delhi for some work. They did a mob morcha against her. She was there in the side. धक्का धुक्की हुआ. गली गली में शोर है, श्रद्धा वो ये है, बोगस है, श्रद्धा मुर्दाबाद. That kind of massive this. आणि कोर्टाच्या केसेसही लावल्या. कोर्टच्या उन लोगों ने कोर्ट में केस डाला फाइनली. उन बर. लोगों ने कोर्ट में केस डाला. बर. यह सोच करके कि हम लोग इसका पूरा बंद करा देंगे. अच्छा. दैट कोर्ट केस वेंट ऑन फॉर ऑलमोस्ट 2 years. हम मेरे पास गाड़ी नहीं थी, हम लोग बोरीली से जाते थे फोर्ट, वहां पर खड़े रहो, 3 घंटा बैठे रहो, 4 घंटा बैठे रहो. इट वॉज सो डिस्टर्बिंग एंड यू फील 1,000 people have signed that you they don't want the patient, they don't want you to do the work. लेकिन ऐसा नहीं लगा कि ये मैं क्यों कर रहा हूं? कई बार लगा, कई बार आंसू आ गए, कई बार रोना आ गया, कई बार हम लोग दोनों ये सोच रहे थे कि नहीं ये करके कोई मतलब ही नहीं है, when there is no appreciation in society. बट फिर एकाएक ऐसा लगता है कि अगर हमने नहीं किया तो फाइनली उस रास्ते का पेशेंट का क्या होगा. एंड व्हाट हैपेंस एवरी टाइम यू वॉक ऑन द रोड यू सी समबडी. इट इज नॉट पॉसिबल टू वॉक इन बॉम्बे विदाउट सीइंग समबडी ऑन द रोड. तो हमारे साथ भी ऐसा ही होता था. हम लोग सोचते थे कि अभी अगर हम लोगों ने ये मुद्दा नहीं उठाया तो कौन उठाएगा. दैट वॉचिंग दैट पर्सन ऑन द रोड केप्ट अस गोइंग. ओके. और 2 साल हो गए. 2 साल हो गए. केस आपके बाजू में निकला. Yes, the High Court went in our favor. They said that finally these are citizens of India. They deserve treatment within the society. They cannot be removed from society. It was a landmark judgment for mental illness. फिर करजत की आइडिया कहाँ से आई कि करजत में शुरू करते हैं? I went through a lot of depression, wrote a lot of poems. ऐसे लगा कि हम लोग कुछ कर ही नहीं है. हालांकि काम अच्छा चल रहा था. The societies had also settled down. They came, they apologized. They were celebrating their birthdays in Dahisar. All that was happening. But मुझे लगा बहुत मुद्दा कम चल रहा है. फिर एक जिसको कहते हैं ना कि साइकियाट्री में there is something known as कार्ल युंग सिंक्रोनाइजेशन. 2004 में मेरे सोशल वर्कर जो हैं उन्होंने कहा एक बार बाबा आमटे को जाके मिलते हैं. अच्छा. तो बाबा आमटे का नाम मैंने सुना था. आई डिड नॉट नो ग्रेट डिटेल्स अबाउट हिम टू बी वेरी ऑनेस्ट. मैंने बोला ठीक है अगर आपकी इच्छा है तो चलो. हमने टिकट बुक की ट्रेन की, आई एंड ही, टू गो फ्रॉम टू वर्धा. सब बुकिंग हो गया तो एकाएक जो
टीचर जो थी, जो मेरे बच्चों को मैथ्स सिखाती थी, शी वॉज अ लेडी कॉल्ड रश्मि सुर्वे, महाराष्ट्र लेडी. तो शी सेड नहीं, मैं बचपन से बाबा आमटे के बारे में सुनते आ रही हूँ, मुझे बाबा आमटे से मिलना ही मिलना है, आप जा रहे हैं, यू कैन नॉट गो विदाउट मी. ऐसा ठीक है. तो मुझे लगा एक टीचर है, रेस्पेक्ट के हिसाब से मैंने कहा चलो हम लोग गाड़ी निकालते हैं. एट दैट टाइम आई हैड अ टाटा सियरा. वी टुक आउट द कार. वी वेंट, वी हैड अ फीमेल पेशेंट वाज फ्रॉम वर्धा. वी टुक दैट फीमेल पेशेंट, बिकॉज ये फीमेल एस्कॉर्ट तो थी मेरी टीचर, उसको रीयूनाइट किया और फिर गए आनंद वन. आनंद वन में देखा तो बहुत बड़े पैमाने पे काम चल रहा है. इट वाज अनबिलीवेबल. दे हैव गॉट अ ग्राम पंचायत ऑफ देयर ओन, दे हैव गॉट अ पोस्ट ऑफिस ऑफ देयर ओन. लेकिन कोइंसिडेंस बीइंग व्हाट इट इज, बाबा वाज नॉट देयर. तो मेरे पास तो गाड़ी थी, मैंने इनको फ़ोन किया कि मैं नहीं आ रहा हूँ, मैं गाड़ी में आगे निकल जाता हूँ. ही इज़ इन हेमल कसा, लेट मी गो एंड मीट हिम. तो डन हो गया. बिकॉज ऑफ दैट कार एंड बिकॉज ऑफ द टीचर हु सेड दैट आई वांट टू कम विथ यू, वी टुक द कार. बिकॉज ऑफ द कार वी वेंट टू हेमल कसा. हेमल कसा में 100 किलोमीटर पहले इन गडचिरोली डिस्ट्रिक्ट आई केम अक्रॉस द पर्सन हु वाज स्किज़ोफ्रेनिक, हैंड्स एंड लेग्स इन चेन्स. चेन किया हुआ स्किज़ोफ्रेनिया का पेशेंट गढ़चिरौली में मिला आपको. डिस्ट्रिक्ट एंड ऑन द रोड इन द जंगल. तो पहला तो ये होता है कि क्यों झमेले में पड़े. तो मेरे सोशल वर्कर ने बोला, मैं उसको पूछता हूँ. सोशल वर्कर ने पूछा उसको, आप आएंगे मेरे साथ. द बॉय वाज अ महाराष्ट्र, ही सेड नाही मी येणार नाही. कशासाठी येऊ. तो मुझे लगा बला टल गई. देन व्हेन वी वेंट फर्दर अहेड, 20 किलोमीटर थोड़े और आगे गए तो सांझ हो रही थी, शाम हो रही थी. मुझे एकाएक आत्मा ने आवाज दिया कि ये बंदा करेगा क्या जंगल में. What will he do? How will he survive? Where is the food? Then I did a U-turn. U-turn. Yeah. I did a U-turn and being a psychiatrist मैं नीचे उतरा, मैंने उसको पटाया. He agreed to come. When he agreed to come, उसके संडास पेशाब कब से कपड़े में कर रहा था पता नहीं था. So I had a scissor with me. कैंची थी, मैंने कैंची से उसके सब कपड़े काट डाले. एक चद्दर थी, चद्दर उसके चारों तरफ लपेट करके उसको गाड़ी में बिठा दिया. Now the point was, गाड़ी में बिठा दिया, थोड़ा आगे निकल गए, फिर एकाएक मेरे हाथ में कंपन आ गया. मुझे लगा बाबा आमटे को मालूम भी नहीं मैं आ रहा हूँ, प्रकाश आमटे को मालूम ही नहीं मैं आ रहा हूँ, और मैं एक पेशेंट को लेके आ रहा हूँ. और एक पेशेंट को लेकर आ रहे हैं. यस. हाँ. दैट स्कैर्ड मी. मैं गया वहाँ पर, प्रकाश आमटे बैठे थे, बाबा आमटे बाजू में लेटे हुए थे. मैंने कहा सर प्लीज़ बुरा मत मानो, लेकिन ऐसा ऐसा है, मैं ये काम करता हूँ और आप प्लीज़ उसकी बेड़ियाँ खोल दो. सो प्रकाश आमटे, उसने पता नहीं कहाँ से कुछ इशारा किया और एक चिन्नी हथौड़ा आ गया. विद दैट चिन्नी हथौड़ा ही डिड रिमूव द चेन्स पर्सनली. अच्छा. 1.5 घंटा उसको लगा. ही डिडंट स्पीक अ वर्ड. डेलिकेट काम, नाजुक, क्योंकि हड्डी टूट सकती थी, कर दिया. बाबा आमटे वहाँ लेटे हुए थे, बाबा आमटे कुछ नहीं बोले और मेरी तो फटी पड़ी थी, मैंने कुछ नहीं बोला. नेक्स्ट डे मॉर्निंग 4 o'clock आई गॉट अप एंड आई वेंट डाउन. तो ये बाबा जगे हुए थे एंड ही वॉज क्राइंग. तो आई सेड बाबा क्या होगा. बोला आई कुड नॉट स्लीप द होल नाइट. आई सेड ऐसी बात क्या हुई. बोला होल नाइट आई वाज थिंकिंग एज टू हाउ कैन सोसाइटी डू दिस, दैट पुट अ पर्सन इन चेन्स एंड लीव हिम इन द मिडल ऑफ द रोड. ऐसा भी समाज हो सकता है. तो एट दैट टाइम, हैविंग लॉस्ट माई फादर सो अर्ली, लिटरली सबकॉन्शियसली यू आर हंटिंग फॉर अ फादर फिगर. और मुझे लगा कि एक इंसान जिसने 3500 लेप्रेसी पेशेंट्स देखे हैं, जिसका पूरा गांव खड़ा किया उसने आनंद में, दैट पर्सन स्टिल हैज कंपैशन. उसको अभी भी दुख हो रहा है कि एक इंसान के साथ ऐसा क्यों हुआ, फॉर अ लाइन विच वाज नॉट कनेक्टेड विथ हिम. बराबर. दैट सेंसिटिविटी विद इन दैट पर्सन शुक मी. आई मीन इट मूड मी अपसाइड डाउन. मुझे लगा भगवान, साक्षात भगवान सामने मिल गए. गाड़ी अपनी थी, मैंने 2 दिन 3 दिन वहाँ गुजारे, कुछ नहीं किया, एकांत में बाबा के साथ बैठा रहा, प्रकाश के साथ बैठा रहा. एंड देन जाते जाते ही सेड, भरत वॉट एवर यू आर डूइंग इज गुड, बट बहुत छोटे पैमाने पे कर रहे हो, थिंक बिगर. दैट इज द थिंग. मुझे लगा बड़ा करना है तो बंबई तो छोड़नी पड़ेगी. देन फाइनली वी गॉट दिस प्लॉट इन करजत, जिनको हम मानसिक दृष्टि से बीमार कहते हैं, मनोरुग्ण कहते हैं, उनमें भी कुछ बहुत अच्छी चीजें होती है. देखो, उनमें सच्चाई और भावना बहुत होती है, और Patience में. और ईमानदारी बहुत होती है, बहुत होती है. और कमिटमेंट. अगर एक बार बोला मैं करूंगा तो करूंगा. आई हैड अ प्राइवेट पेशेंट एंड समहाउ वी हैड अ ब्लाइंड बॉय हु वाज विथ अस. दैट ब्लाइंड बॉय वाज गुड इन प्लेइंग तबला. So I had sent him to Nikhil Ghosh Tabla School. This private patient was in charge of
taking him till Santa Cruz and bringing him back by bus. Up July 25th, 2005, he knew it was raining. Even then, that private patient took this blind boy till Nikhil Ghosh. रात को उसको बरोबर से बस के ऊपर पूरे दोनों जन बैठे, but he brought him back. पूरी रात हम लोग ये सोचते रहे कि ब्लाइंड बॉय को क्या हुआ होगा उसको. वो बोला कुछ नहीं हुआ, मैंने संभाल लिया. That is the honesty of the person. Of the person whom we call as mentally ill. Yes. And then you believe in that age-old philosophy, that the meek shall inherit the earth. The meek and the innocent shall inherit the earth. That man inherited the earth. अभी आप श्रद्धा की तरफ आते हैं. अभी आप क्या करते हैं वहाँ? रूटीन जो है, जैसे सुबह उठने के बाद 7 o'clock जो पर्सनल हाइजीन रहता है, बात देना वगैरह, कई पेशेंट को तो असेस करना पड़ता है. यानी जब वो आपके पास आते हैं तो ऐसे भी अवस्था में नहीं रहते हैं कि खुद की केयर नहीं कर सकते, नहीं ले सकेंगे, ऐसे अवस्था में आते हैं. तो उनको आपको और आपकी टीम को ऐसा नहीं लगता कि शी किती घाण आहे, आपण हात नको लावायला? नहीं, ऐसा नहीं लगता है, क्योंकि हम भी जब भी पेशेंट को देखते हैं रास्ते पे हाथ मिलाते हैं, गले लगाते हैं, अभी क्लोज जाते हैं पेशेंट के, तो ऐसा नहीं सोचते, क्योंकि फाइनली वो भी इंसान है. जो भी टीम कर रही है या जो भी मैं कर रहा हूँ या जो भी सब लोग कर रहे हैं, उसका जो मेन कोर स्ट्रेंथ है वो इससे आता है कि फाइनली इमोशनल सेटिस्फैक्शन जो है वो हमें बहुत ज़बरदस्त मिलता है. हम लोग ऐसे हमेशा बोलते हैं ना कि फैमिली का स्पेस हमारा पर्सनल स्पेस है और ये हॉस्पिटल का स्पेस है वो अलग स्पेस है, और यहाँ भी साइकेट्रिक पेशेंट्स का हॉस्पिटल, और वो लोग पागल लोग क्या करेंगे, घर में बच्चे होते हैं, वो इतने सब चीज़ें होती है. आप कैसे सोचते हैं स्मिता? बेसिकली हम ऐसे ही सोचते जैसे दे आर पार्ट ऑफ अ फैमिली. एंड मुझे कभी भी नहीं लगता है कि अ मेंटल पेशेंट कैन हार्म अ चाइल्ड, क्योंकि आई विल गिव यू एग्जांपल. इज जब भी माय फर्स्ट चाइल्ड वाज बोर्न, 6 months की थी वो, दैट टाइम वी हैड नॉट इवन स्टार्टेड श्रद्धा और नथिंग. लेकिन मेरे नेबर जो थे, उनके वहाँ जो काम करती थी लेडी, शी हैड अ साइकेट्रिक प्रॉब्लम, एंड उन्होंने उसको निकाल दिया. और उसके घर वाले गांव में थे, तो मैंने उसको अपने घर में लिया, स्टार्टेड मेडिसिन ऑन हर, और मैं मेरे 6 महीने की बच्ची उसके हाथ पे सौंप करके प्रैक्टिस के लिए फ्रॉम बैंड्रा बोरिवली जाती थी, बिकॉज आई ट्रस्टेड हर. सो वो जो लोगों में वहम रहता है कि दे विल हार्म चिल्ड्रन, दे विल किल, मुझे बिल्कुल नहीं लगता है, बिकॉज दे कैन बी वेरी वेरी लविंग एंड केयरिंग ऑल्सो. सो आई ऑलवेज हैड दैट फीलिंग कि दे आर लाइक फैमिली. इफ़ यू ट्रीट देम वेल, दे आर वेरी गुड विथ यू. ये सब रास्ते के लोग हैं, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना, उनको दवा देना, पूरी तरीके से उनसे इन्फॉर्मेशन लेना, और बाद में उनको अपनी फैमिली के साथ रीयूनाइट करना. कभी कभी ये बहुत लंबा जर्नी होगा केसेस में. यस, बहुत लंबा जर्नी. ज़्यादा से ज़्यादा ड्यूरेशन कितना लगा? वी हैड अ फीमेल कॉल्ड लल्ला. शी वॉज विथ अस फॉर 25 years. 25 years? यस. और एक दिन उसको नर्सिंग होम में सडनली एक फिट आ गया. शी हैड एपिलेप्सी, दौरा पड़ा. आफ्टर दैट फिट, ऑलमोस्ट लाइक अ ECT, शी सडनली ब्लर्टेड आउट हर एंटायर एड्रेस एंड एवरीथिंग. 25 साल के बाद? 25 साल के बाद. तो फिर यू गॉट हर रीयूनाइटेड? Yes, we got her reunited in UP. Her children were there. But what is this great satisfaction that you get, na? It is unimaginable. It is unimaginable. हाँ, और शायद यही आपको आगे जाने के लिए स्ट्रेंथ देता है, स्फूर्ति देता है. बराबर. मेंटल हेल्थ में आप जो काम कर रहे हैं उसमें ये स्टिग्मा आपने देखा, वो स्टिग्मा क्या होता है और उसको हमें क्यों नष्ट करना चाहिए? स्टिग्मा एक्चुअली इज देयर राइट फ्रॉम वेरी वेरी लॉन्ग, क्योंकि लोग समझते हैं जो मेंटल इलनेस है वो भूत प्रेत है, जादू टोना है, ये सब जो है ना, ये सब यू हैव टू रिमूव ऑल दिस. लेकिन हमारे मेट्रोपॉलिटन में भी बहुत है ना स्टिग्मा. ऐसा नहीं है कि वो सिर्फ रूरल इंडिया में है. आपका ना हर एक रीयूनियन जो आप फैमिली के साथ करते हैं वो मेरे दृष्टि से स्टिग्मा को मिटाता है. करेक्ट. कैसे, क्या होता है? क्योंकि जब ये रीयूनियन होता है गांव में, द सोशल वर्कर्स जो है अपने साथ जो थोड़ा मटेरियल लेके जाते हैं,
चार्ट्स वगैरह, तो उधर बहुत क्राउड अक्यूमुलेट होता है, तो उनको उधर थोड़ा सा डेमोन्स्ट्रेशन बताते कि मेंटल इलनेस के साइंस क्या होते हैं, वो कैसे पहचानने का, कैसा कैसा ट्रीटमेंट करने का। एंड दे आर, अगर वहाँ गांव में एक दो लोग होंगे जिनको प्रॉब्लम है, वो लेके आते और सोशल वर्कर्स को दिखाते, और वो भी सोचते हैं कि ये पेशेंट जो है ठीक होके आया है, सो देन दे फील कि हाँ इसका ट्रीटमेंट है, इसका इलाज है, इसका इलाज करना चाहिए, भूत प्रेत में विश्वास नहीं करना चाहिए। तो ये अवेयरनेस ही है। आपके जितने रीयूनियन किए गए हुए पेशेंट है उनको आप मेडिसिन भी देते हैं? यस। और उनका ट्रीटमेंट वहाँ कंटिन्यू रहता है? Yes. उनके फैमिली को मिलने के बाद भी? यस, हम लोग 2 महीने की दवाई देते हैं और बाद में उनके वो लोग अगर संपर्क रखते हैं हमारे साथ तो हमारा संपर्क चालू रहता है। कभी कभी वो आते भी है, जैसे बिहार यूपी से 1 in 6 months आते भी है टू शो द पेशेंट। ये जो आपका पूरा का पूरा जर्नी है उसमें आपने आज तक करीबन 6000 फैमिलीज को 7000 फैमिलीज को एक दूसरे से मिलवाया है। 7000 एंड कौन से कहाँ तक? Right from Assam, Tripura, we have reunited patients in Bangladesh, Nepal. बांग्लादेश, We नेपाल, had one patient from Iran also. ईरान ऑल्सो? Yes. ईरान? Yes. और उसको रीयूनाइट किया? Yes. हम लोगों ने ईरान, फाइनली वो ठीक हुआ, उसने वो ड्राइंग करता था पेपर पे, ही रोट डाउन हिज वाइफ्स नेम, फोन नंबर, हम लोगों ने फिर पता चला कि वो ईरान का है, हम लोगों ने ईरान कॉन्सुलेट को कांटेक्ट किया, फिर फाइनली वीज़ा मिला और वहाँ वो ईरान में जाकर के रीयूनाइट हुए। What does the word श्रद्धा mean to you? श्रद्धा is faith. It is a word which is very important to me because I feel faith is very important. आपका जो पूरा जर्नी है इतने सालों का, आप वापस उसकी तरफ जब देखते हैं तो क्या भावना है? मुझे लगता है, सच पूछो, just before I got this award, I just turned 60. And when you turn 60, आपके मन में ऐसा लगता है कि नहीं अभी बुढ़ापा आ गया. So last 1 year before that, I was going through depression, thinking that पूरी जिंदगी व्यर्थ गई. अच्छा, इतना सब करने के बाद? Because see, there is an article which says that there are 4 lakh wandering mentally ill destitutes on the streets of India. 4 लाख? 4 लाख. हमने कितने किए? 7000. अब ये बताओ कि फाइनली सपोजिंग इंडिया इज बैटिंग एंड द टारगेट इज 400 एंड सुनील गावस्कर डज 7 और सचिन तेंदुलकर डज 7, व्हाट विल हैपन टू हिम? ही विल बी बूड आउट ऑफ द स्टेडियम. तो मुझे लगा जिंदगी पूरी व्यर्थ गई. रियल में आई वाज फीलिंग सो लो एंड सो मिजरेबल कि यार कुछ ज़्यादा कुछ कर ही नहीं पाया. इतना सोचा था, जब व्हेन यू आर यंग यू थिंक कि नहीं यार, सब बहुत सारे सेंटर्स होंगे, पीपल विल कम फॉरवर्ड, बहुत सारे ब्रांचेस होंगे, ये है वो है, and you will be able to remove all the mentally ill from the streets of India, but you are not able to do it. So that thing is very, I mean, at a personal level I found it very depressing and ये हो गए. और एकाएक सडनली रेमन मैग्सेसे अवार्ड आ गया. तो श्रद्धा बढ़ गई? श्रद्धा बढ़ गई. आई वॉन्ट यू संक्षेप में उत्तर दीजिए कि अगर सबको समझाने के लिए मन क्या होता है? मन जो है, अगर इंग्लिश में मैं कहूँ तो फ्रेल, फैलिबल, फ्रजाइल, ह्यूमन. ह्यूमन, ये आपकी माइंड की डेफिनेशन है. तो मेंटल इलनेस क्या है? ये तो सब माइंड जो है, इट इज गोज थ्रू सडन क्रैश लैंड. वो क्रैश लैंड होता है तो उसको मेंटल इलनेस कहते हैं. और मेंटली इल व्यक्ति की डेफिनेशन क्या है? मेंटली इल व्यक्ति की डेफिनेशन अगर देखने जाओ तो मैं ये कहूँगा कि फाइनली ही इज इन द सेम बोट एज अस. हमारा भी माइंड फ्रेल फ्रजाइल है, हमारा भी माइंड ह्यूमन है. उसकी बदनसीबी की उसका फ्रेल और फ्रजाइल माइंड थोड़ा ओवरलोड के कारण डिस्टर्ब हो गया और हम वहीं रह गए. फाइनली बोट वही है. बोथ वही है, दोनों लोग जो है वो समान है. आपके लिए रिकवरी क्या है? रिकवरी जब भी वो फुली रिहेबिलिटेट हो जाए तो ही रिकवरी कहूँगी. यानी समाज में अगर अगेन पूरा का पूरा जाता है तो ही उसको हम रिकवरी कहेंगे. क्या बात है. अभी आगे वाले प्लान्स क्या है? सच में पूछो तो सपना ये है कि फाइनली कई सारे NGOs, कई सारे लोग आकर के अगर हाथ बढ़ाएं तो जाकर के ये पूरा मुद्दा रियल में एड्रेस किया जा सकता है.
जो 4 लाख डेस्टिट्यूट मेंटली इल है। क्योंकि अगर आप हमारी संख्या देखो तो हम लोग आज की तारीख में 1000 कर रहे हैं दर साल, हर साल 1000 कर रहे हैं। या मान लो 5 साल और काम किया तो 5000 और हुए, तो बाकी 3,88,000 कहाँ गए? उसके लिए यू नीड मोर एनजीओज, मोर पीपल, मोर सोशल वर्कर्स, मोर साइकियाट्रिस्ट टू कम फॉरवर्ड एंड टेक द मुद्दा फॉरवर्ड। हाँ, तो आज ये है या एक पॉन्ड में आपने एक बड़ा पत्थर फेंका, उसका प्रभाव कम रहेगा, आप 10 पत्थर छोटे छोटे फेंके, उसका रिपल इफेक्ट ज्यादा रहेगा। सो वी आर होपिंग फॉर दैट। और आज समाज इसमें क्या कर सकता है? हम सब लोग आज आपके सामने हैं। समाज जो है, कई सारे लोग हैं जो अपने छोटे पैमाने पे अगर चाहें तो, मेरे हिसाब से अभी जो मैं सोशल वर्कर्स को अक्सर बोल रहा हूँ कि आप छोटे पैमाने पे एक छोटी सी जगह भाड़े पे ले सकते हैं, वहाँ पर 2 वार्ड बॉय या जैसे कुछ अटेंडेंस रख सकते हैं, आप 4-5 लोगों को खाना खिलाना चालू कर सकते हैं, और धीरे 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 करके जैसे जैसे इम्प्रूवमेंट हुआ उसके बाद हमारे से टेक्निकल नॉलेज लेकर के, स्किल शेयरिंग लेकर के आप उसको एक, भले ही प्रोफेशनल ना हो, ऐसे रियल में कई सारे लोग हैं जो कर रहे हैं, भले ही प्रोफेशनल ना हो, बट यू आर एबल टू गेट दैट एड्रेस एंड reunite that person। यानी हर एक जो रास्ते पे अगर आप एक मेंटली इल पर्सन देखते हो तो वो भी आपकी ही जिम्मेदारी है। Yes। ये समाज ने सोचना चाहिए। 100%, ये समाज की ही जिम्मेदारी है, क्योंकि वो लोग जो हैं हमारे समाज के ही हैं, अजनबी नहीं हैं। अजनबी नहीं है, वो भी किसी के दादा है, किसी के पति है, किसी की Yes। पत्नी है, किसी की बेटी है, किसी का बेटा है। We have picked up a doctor from the road, we have picked up chartered accountants from the road, we have picked up somebody who was ICWA from the road। बीमारी किसी को भी हो सकती है, so that person belongs to society, he is part of us। ये उसकी बदनसीबी है कि उसको बीमारी हो गई। बीमारी मुझे हो सकती है, आपको हो सकती है, किसी को भी हो सकती है, बट उसकी बदनसीबी है कि उसको बीमारी हुई, और बीमारी की जानकारी न होने के कारण वो घर से अलग हो गया और बिछड़ गया घर से। बिछड़ गया। अब वो बिछड़ गया तो ऑलरेडी उसके ऊपर दुख तो इतना चल रहा है, लोग उसको मारते हैं, लोग उसको पीटते हैं, फीमेल्स हैं उनका रेप होता है, जो भी है, इतना सब होने के बावजूद अगर हम उनकी तरफ हाथ नहीं बढ़ाएं तो हमारी वैल्यू क्या है? आता आपण भरतचं जेव्हा ऐकत होतो तेव्हा माझ्या मनातला प्रश्न, माझ्या मनातला शब्द हा होता की जगण्याचं श्रेयस कशात आहे? की जगण्याचा खरा अर्थ आपल्याला तेव्हाच समजतो ज्या वेळेला आपल्याला माणसाचं दुःख समजतं आणि माणसाचा आनंद सुद्धा समजतो। जर जगण्याला सार्थकता मिळाली तर मग पुढे हवंय कशाला आपलं जगणं? भरत हा एक खूप चांगला कवी सुद्धा आहे, म्हणून त्याच्या कवितेच्या काही ओळी आपण ऐकूया। इतिहासाच्या पानांमध्ये उल्लेखही नको माझ्या नावाचा, इतिहासाच्या पानामध्ये उल्लेखही नको माझ्या नावाचा, होऊ दे नामशेष माझी प्रत्येक स्मृती। मतं माझी ऐकलीही जाऊ नयेत, चर्चा तर त्यावरची राहावीच दूर। काळाच्या वालुकामय प्रदेशात धुळीप्रमाणे भिरकावून दिले जाऊ देत माझे शब्द, आणि माझ्या महायात्रेसाठी फुलाची पाकळीही घेऊन यायलाही नको कोणी। माझा अंत असू दे निशब्द बिनखुणांचा, शरीर नको जाळायला नको पुरायला, अस्थिंचं विसर्जन नको गंगेमध्ये करायला, माझ्या अस्तित्वाचं अस्तित्व सुद्धा नको आहे मला, माझ्या अस्तित्वाचं अस्तित्व सुद्धा नको आहे मला। होऊ दे विलीन गळून जाऊ दे त्याला, होऊ दे विलीन गळून जाऊ दे त्याला, लेट मी नेव्हर बी, लेट मी नेव्हर बी। मित्र, खरं शिखर कुठे आहे? अहंकाराचा लोप हेच खरं शिखर आहे, सार्थकाचं मिळणं हेच खरं शिखर आहे। तोपर्यंतच्या प्रवासाला एका विलक्षण समाधानामध्ये रूपांतरित करणारं हे शिखर आहे, ज्याच्यामध्ये अहंकार पूर्णपणे लोपलेला आहे। आणि मग आपल्याला तुकारामांच्या त्या उक्तीचा खरा अर्थ कळतो की तुका म्हणे आता उरलो उपकारा पुरता। फक्त दुसऱ्यांच्यासाठी, त्यांच्या दुःखाचं निराकरण करण्यासाठी हे जगणं असंच सुरू होऊ दे। तुमच्या दोघांच्या समृद्ध जगण्यामधून मानसिक आरोग्याचा एक नवा मंत्र आणि एक नवं शिखर
आपल्या समाजाच्या पुढे येऊ दे. सच तो ये है कि दुख मैंने अकेले ने नहीं देखा, आप सब लोगों ने देखा होगा. कहीं ना कहीं पर जिंदगी में आप सब लोग दुख से गुजरे होंगे. उस दुख को अपने साथ रखो और उस दुख को जब आप किसी और में पाओ तो उसे कम करने की सोचो. यही हमारा सौभाग्य है, यही हमारा कर्तव्य है, यही हमारा सब कुछ है. कभी दुख को मत भूलो, कभी दुख को मत भूलो. हम अपने दुख को भूल जाते हैं. ये कहानी जो मेरी है, जो मेरे पिताजी गुजर गए, वो कई सारे लोगों की है समाज में, लेकिन लोग जो हैं उसको अपने पास नहीं रखते हैं. वो आपके एक क्षण रह जाते हैं जिससे आप सामने वाले के दुख के आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं और आपको लगता है हाँ यही दुख है. और देयर बट फॉर द ग्रेस ऑफ अ गॉड अबव गो आई, देयर बट फॉर द ग्रेस ऑफ अ गॉड अबव गो आई.